नमस्कार साथियों, एनवी संस्कृत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे छंद की दो क्लासें मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट मेंस सभी के लिए उपयोगी क्लास है। ठीक है, अब हम बात करेंगे दो क्लासें में दे चुकी आपको गण व्यवस्था और आपको पाद किसे कहते हैं, विराम, यति, गति में आपको सब कुछ बता चुकी है। उसकी परिभाषा और जो उनके ग्रंथ हैं वो भी मैं आपको बता चुकी। तो अब अगली क्लास है तीसरी क्लास। तो हम इसमें अब छंदों की चर्चा करेंगे। देखो, अब कई बच्चे क्या करते हैं, छंद का लक्षण और उदाहरण दोनों याद करते हैं। तो उदाहरण तो दुनिया में एक नहीं हजारों उदाहरण हैं। तो क्या आप हजारों उदाहरण याद करोगे? नहीं, आपको एक भी उदाहरण याद नहीं करना है। मैं केवल लक्षण से ही उदाहरण का आपको एग्जाम्पल दे दूंगी। बस एक आपको लक्षण याद है ना, तो आपको हजारों उदाहरण याद है। एक लक्षण है आपको याद, तो आपको हजारों लाखों उदाहरण याद है। मैं इस दावे के साथ कह सकती हूँ, ये छंद मैं मेरे हिसाब से पढ़ा रही हूँ, उस अकॉर्डिंग आप पढ़ लोगे। दुनिया में कभी भी ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको छंद समझ में नहीं है। आप कभी नहीं कह सकते कि हमें छंद समझ में नहीं है। लेकिन वो जो मैं क्लासें दे रही हूँ रेगुलर देखना है, और मतलब कि रेगुलरिटी के साथ देखना है, नियमित देखना है ना। तो हम बात करेंगे आज सबसे पहले आर्या छंद। आर्या छंद की हम चर्चा करेंगे इस क्लास में। आर्या छंद देखो, अब ये केवल और केवल एक मात्रिक छंद है। एक मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद है। कुल 57 मात्राएं होती है। कुल 57 मात्राएं होती है। सही है, टोटल 57 मात्राएं होती है। अब केवल आपको जितने भी मैं छंद बताऊं उनको केवल और केवल लक्षण याद करना है। बस लक्षण से आपका उदाहरण का भी काम हो जाएगा और लक्षण का भी काम हो जाएगा। तो देखो, आपका आर्या छंद, इसका उदाहरण है, लक्षण है यशः पादे प्रथमे, कोमा है यहाँ पे, द्वादश मात्रास्तथा तृतीय अपि, फिर है अष्टादश द्वितीय, चतुर्थ के पंचदश सा आर्य। आपको बिल्कुल सही सटीक लिखना आना चाहिए। अगर आप कहीं भी गलती कर दोगे ना एक मात्रा की भी, तो फिर आपका मामला पूरा गड़बड़ हो जाएगा। अब ये लक्षण का हिंदी अनुवाद क्या है? यशा यानी जिस छंद, पाद्य यानी जिस चरण में, छंद में, प्रथम यानी प्रथम चरण में, द्वादश यानी 12 मात्राएं होती है, जिसके पहले चरण में 12 मात्राएं होती है, तथा तृतीय अपि, और तीसरे चरण में भी 12 मात्राएं होती है। इस लाइन का अर्थ यह होता है कि जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं होती है। अष्टादश द्वितीय, दूसरे चरण में 18, चतुर्थ के पंचदश सा आर्या, और चौथे चरण में 15 मात्राएं होती है, उसे आर्या छंद कहते हैं। तो आप इसकी परिभाषा लिख लीजिए यहाँ पर। जिस छंद के पहले व तीसरे चरण में 12 मात्राएं तथा दूसरे चरण में 18 मात्राएं और चौथे चरण में 15 मात्राएं होती है। 15 मात्राएं होती है, वह आर्या छंद होता है। वह आर्या छंद कहलाता है। बस आपको ये चीज़ अगर समझ में आ गई तो आपको फिर आर्या छंद की टेंशन जिंदगी भर के लिए आपके लिए समाप्त हो गई है। अब इसमें टोटल मात्राएं होती है आपके 57, 10, 20, 30, 40, 50 और 7, 57 कुल मात्रिक छंद है। कुल मात्राएं 57 होती है, और बस ये आपको हिंदी में लिख लेना है। आर्या छंद लगा के ये हिंदी में लिख लेना है, और ये लक्षण लिख लेना है। छंद का ये लक्षण है ना, छंद का ये लक्षण है।
अब आपको ये लक्षण के ऊपर गण चिन्ह लगाना आ गया है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो गण चिन्ह लघु और गुरु का ध्यान रखना। मैं आपको लघु और गुरु व्यवस्था में आपको बता चुकी हूँ कि कहाँ लघु आएगा कहाँ गुरु आएगा। अब हम इसके ऊपर गण चिन्ह लगाते हैं। गण चिन्ह लगाते हैं तो देखो यशः पादे प्रथमे ये है। तो अब देखो अब यह के ऊपर हम गण चिन्ह लगाएंगे। ध्यान से देखना एक बार, ये के ऊपर हम गण चिन्ह लगाएंगे। ये पूरा है तो ये के बाद में क्या है, संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण है ना, तो किसी वर्ण के बाद में अगर संयुक्त वर्ण आता है तो उसको गुरु माना जाता है। तो यह के बाद में संयुक्त वर्ण है इसलिए यह को गुरु माना जाएगा। ठीक है, गुरु का चिन्ह ऐसा होता है। फिर श्या स, अब स आधा है तो आधा वर्ण कोई गिनती में आता नहीं है। ठीक है, फिर है या, तो या में तो अपने आप में ही दीर्घ स्वर है तो दीर्घ स्वर के तो ऊपर वैसे भी दीर्घ की मात्रा आएगी। फिर है पा, पा है तो पा अपने आप में दीर्घ है तो इसके वो भी अपने आप दीर्घ हो जाएगा। फिर दे है तो दे भी एक ही मात्रा है तो ये भी गुरु हो जाएगा। फिर है प्र, प्र इसमें दो वर्ण है, प और र, दो से मिलकर बना है तो इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो एक ही माना जाएगा। तो ये क्या है, लघु। फिर है थ, अब थ के बाद में बाद वाले वर्ण को देखते हैं। बाद वाले वर्ण के अनुसार ही गण व्यवस्था निर्धारित करते हैं। अगर बाद में कोई नहीं है तो फिर नहीं करेंगे। तो बाद में मैं है तो मैं तो संयुक्त वर्ण नहीं है तो हम फिर इसको लघु कर देंगे। और फिर है मैं, तो मैं अपने आप में बड़ी ए है तो ये गुरु माना जाएगा। अब इसमें मात्राओं को कैसे गिनते हैं, देखो जो दीर्घ होता है उसको 2 गिनते हैं और जो लघु होता है उसको 1 मानते हैं। अब गिनूं 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 2 12। क्या 12 मात्राएं हो गई पहले चरण में? बिल्कुल सही है, 12 मात्राएं। ठीक है, यहाँ पे लिख लो आप 12 मात्राएं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, हमारा लक्षण लिखने में भी सही लिखा है, बिल्कुल भी गलती नहीं हुई है। अब फिर आगे गिनेंगे। अब देखो बस गण चिन्ह लगाना सही आना चाहिए आपको। फिर है द्वा, द्वा तो ये खुद में अपने आप में मात्रा है इसमें तो ये गुरु माना जाएगा। फिर द, द के आगे श है तो श में कोई है विकार है नहीं है तो फिर इसको लघु। फिर श, स के बाद में माँ है, कोई वो विकार नहीं है, संयुक्त वर्ण है नहीं तो ये भी लघु माना जाएगा। फिर है माँ, तो ये माँ इसमें मात्रा है तो ये गुरु माना जाएगा। फिर है त्रा, तो ये भी मात्रा है तो ये भी गुरु माना जाएगा। फिर है स आधा है। फिर तय, तय के बाद में था है, कोई विकार नहीं है तो तय को लघु माना जाएगा। फिर था है तो था अपने आप में गुरु है, मात्रा है। फिर है त्रि, त्रि अब ये वर्ण चाहे 2 से मिलके बना हो चाहे 1 से मिलके बना हो लेकिन ये एक ही गिना जाएगा, है ना। जैसे प्र है, त्रि है ना, तो ये इसके बाद में ती है तो कोई संयुक्त व्यंजन नहीं है तो ये लघु। फिर ती है, इसको गुरु। फिर ये भी गुरु। और फिर ये है ना, इसको 1 मानेंगे लघु, है ना। और फिर ये पी जो अंतिम वर्ण होता वो विकल्प से गुरु मानते हैं तो पी को विकल्प से गुरु मानेंगे। अब इसमें गिनो दूसरा वर्ण, इसमें 18 मात्राएं होनी चाहिए तो 2 पहले ये गिन लो, 2 4 6 8 10 12 14। सुनो ये है ना ए, इसको नहीं गिना जाएगा। ये मतलब कि ये तो वो है अनुस्वार, उसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक। अब देखो 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18 ये गिनती, इसकी गिनती कभी नहीं होती है। ये ऐसा होता ना, है ना, इसकी गिनती कभी नहीं होती है ना, इसको कभी नहीं गिना जाता है। अगर ये डबल होता तो फिर इसकी गिनती होती, लेकिन अब इसकी गिनती नहीं होगी, ये सिंगल है। ठीक है, फिर इसमें कितनी मात्राएं हुई है, 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18 तो दूसरे में 18 मात्राएं हो गई, सही है ना। फिर है देखो तीसरा चरण, ए है, ए के बाद में
संयुक्त वर्ण है तो इसको क्या मानेंगे, गुरु। फिर टा, टा अपने आप में गुरु है। फिर द के बाद में श है तो कोई संयुक्त वर्ण है नहीं तो इसको लघु। फिर श है लेकिन इसके बाद में ये द है ना, द, इसके ऐसे द और व दो मिलकर बने हुए हैं तो ये संयुक्त वर्ण है तो श को गुरु माना जाएगा। फिर है दी। अब इसमें दी, द, व दो अक्षर संयुक्त है लेकिन अगर मात्रा छोटी है, ह्रस्व है तो उनको लघु ही माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें छोटी की मात्रा है तो इसको लघु। फिर ती को ये गुरु, फिर ये गुरु। अब इसमें काउंट करो, तीसरे चरण में कितनी मात्राएं हैं, नीचे 12 दे के काउंट करो, 2, 4, 6, 8, 10 और 11 और 12। सही है, 12 मात्राएं। ठीक है, फिर है चौथा चरण। अब देखो च, च के बाद में तू है तो कोई संयुक्त वर्ण नहीं है तो इसको लघु। फिर है तू, लेकिन तू छोटा है, ऊ है, लेकिन उसके बाद में थ और र संयुक्त वर्ण है तो इसको गुरु माना जाएगा। फिर है थ। अब थ के बाद में के है तो इसमें कोई विकार नहीं है, थ में ए की मात्रा है तो इसको लघु। फिर के में गुरु। फिर पै। अब पै के बाद में ये ण और च दो संयुक्त वर्ण है तो पै को गुरु माना जाएगा। फिर च के बाद में कोई संयुक्त वर्ण नहीं है तो च को लघु। फिर द को लघु। फिर श को लघु। फिर सा अपने आप में गुरु है। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 है ना। और फिर इसको अब देखो, ये आपका जो डाउट है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। ये आपका अवग्रह है ना, ये अवग्रह है ना, इसको अवग्रह बोलते हैं। मैं कंफ्यूज हो रही थी, अनुस्वार, अनुनासिक, क्या अवग्रह बोलते हैं इसको ना। तो ये अवग्रह है ना, चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो, इसके ऊपर कोई गण चिन्ह नहीं आएगा। दिमाग में बिल्कुल क्लियर स्थिति साफ हो कर लेना कि अवग्रह के ऊपर कोई गण चिन्ह नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ भी नहीं आएगा और यहाँ भी नहीं आएगा। फिर या है तो या अंतिम वर्ण वैसे भी विकल्प से गुरु होता और ये खुद अपने आप में गुरु हो रहा है। अब काउंट करो, 1, पहले गुरु को गिन लो आप, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो कितनी मात्राएं हो गई, 15 मात्राएं। 15 मात्राएं। अब सुनो, पहले चरण में 12 मात्राएं और तीसरे चरण में 12 मात्राएं, बिल्कुल सही है। दूसरे में 18 मात्राएं, तीसरे में 15 मात्राएं, बिल्कुल सही हो गया। लेकिन आपको छंद ढंग से याद कर लेना और छंद को लिखना सही आना चाहिए। सही लिखोगे तो ही गण व्यवस्था सही बैठेगी, वरना एक मात्रा की भी गलती आप करते हो तो फिर आपका पूरा गण व्यवस्था बिगड़ जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। तो बस आपको उदाहरण याद नहीं करने हैं, मैं आपको उदाहरण लक्षण में ही उदाहरण बता दूंगी, है ना। लेकिन आपको जैसे आर्य छंद मैं आपको आज पढ़ाई हूँ तो आप इसको नोट्स बनाना इसके और साथ के साथ में याद भी कर लेना, है ना। और ये लक्षण एक बार नहीं 10 बार अपनी कॉपी में लिख के, जैसे गणित में प्रैक्टिस करते हो ना सवालों की, वैसे ये संस्कृत मैथ की तरह होती है ना। अगर मैथ में नंबर कटे तो संस्कृत में नंबर कटे, इसमें भी यही फॉर्मूला अपनाना चाहिए, है ना। तो लक्षण को आपको एक बार नहीं 10 बार लिखना है और बार बार गण चिन्ह लगाकर ढंग से बिना देखे लिखना, बिना देखे गण चिन्ह लगाना। ऐसी प्रैक्टिस आपको करनी है ताकि आपका गण बिल्कुल सही लगे और आपका छंद बिल्कुल क्लियर याद हो जाए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले छंद के साथ।